और यूक्रेन जैसे जैसे रूस के कब्जे वाले इलाकों को खाली करा रहा है, तब से रूस की बर्बरता के जिंदा सबूत मिलने लगे हैं। खबर खार्किव इलाके के इज्यूम शहर से आई है, जिसे यूक्रेन ने रूस के कब्जे से आजाद कराने का तो दावा किया है, लेकिन शहर से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं, बेहद चौंकाने वाली हैं, बेहद परेशान करने वाली हैं। यूक्रेन के शहरों में तबाही के निशान। रूस के वॉर क्राइम की सबसे बड़ी गवाही। इज्यूम में रूस की बर्बरता के जिंदा सबूत। रूस के बारूदी हमलों ने यूक्रेन के तमाम शहरों को तबाह कर दिया है। रूस की क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन के ऐसे इलाकों पर हमला किया है जहां युद्ध के नियम इजाजत नहीं देते। रूस की तोपों ने उन इलाकों पर भी हमला बोला है जिनका सैन्य ठिकानों से कोई लेना देना नहीं था। रूसी सेना के ऐसे ही हमलों की तस्वीरें उस वक्त सामने आ रही हैं जब यूक्रेन की सेना घातक पलटवार के जरिए रूसी सैनिकों को खदेड़ रही है। ये खार्किव इलाके के उसी इज्यूम शहर की तस्वीरें हैं जहां रूस की बर्बरता की कहानी साफ दिखाई दे रही है। इस इलाके से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के बाद यूक्रेन के सैनिकों को ऐसी सामूहिक कब्रें बरामद हो रही हैं जिसमें सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी दफनाया गया है। यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि इन कब्रगाहों में भी रूसी सेना विस्फोटक छोड़ गई है। यही वजह है कि बारूद की पहचान करने वाली मशीनों के जरिए एक एक ठिकाने को चेक किया जा रहा है। Якщо пішити, то там, де наші побратими лежать, то може противник щось положити, якусь вибухову речовину, там, гранату, наприклад, може подкинути. बताया जा रहा है कि यूक्रेन को इन सामूहिक कब्रों का पता उस वक्त चला जब रूस की तरफ से इस इलाके का एक वीडियो पोस्ट किया गया। Думаємо, по надписам, які були тут написано, що 17 тіл, але на відео їх більше. Ми їх ще нарахували, але я думаю, що біля 25-30. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर रूस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि यूक्रेन में बर्बरता की सारी सीमाओं को पार किया गया। रूस ने आम लोगों के रहने वाली जगहों को भी टारगेट किया है। रूस ने सिविलियन लोगों की हत्या करके यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि महज कुछ ही घंटों की छानबीन के दौरान यहाँ 25 से 30 यूक्रेनी लोगों और सैनिकों के शव बरामद हो चुके हैं। Що ці хрести якраз і є ті цивільні, які загинули. Вони тут поховані. Експертизу ДНК ми обов'язково зробимо. Я думаю, що ексгумація цих тіл буде. इन कब्रों से बरामद तमाम शव बुरी हालत में हैं। लिहाजा इनकी पहचान के लिए अब डीएनए टेस्ट का सहारा लिया जाएगा। Це поховання ми знайшли, тому що російські солдати, фашисти виставили це відео. रूस की बर्बरता का ये डराने वाला वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस पर वॉर क्राइम को अंजाम देने के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले भी जंग के शुरुआत के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जिसमें रूस पर ये आरोप लगते थे कि उसने युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर यूक्रेन में आम नागरिकों की हत्या की है।
यूक्रेन युद्ध में पुतिन को झटके पर झटके मिल रहे हैं। यूक्रेन की सेना अपने मिशन फ्रीडम को पूरी ताकत से अंजाम दे रही है। रूस की सेना पीछे हटने पर मजबूर है। ज़ेलेंस्की ने बाजी पलट दी है। खार्किव पर दोबारा कब्जे के साथ यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कई सैनिक और सैन्य अधिकारियों को भी युद्ध बंदी बना रखा है। तो यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर। रूस के कब्जे से कई इलाके आजाद हुए हैं। खार्किव पुतिन की सेना से खाली हो गया है। ईजियम पर फिर हुआ यूक्रेन का कब्जा। बालाक्विया से भी रूस की सेना पीछे हटी। यूक्रेन के इन तीनों बड़े इलाकों पर ज़ेलेंस्की की सेना ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। ये वो इलाके हैं जो रूस के सबसे क्रूर हमलों के गवाह रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने यहां से पुतिन की सेना के पांव पूरी तरह उखाड़ दिए हैं। यूक्रेन युद्ध में पुतिन को झटके पर झटके मिल रहे हैं। यूक्रेन की सेना अपने मिशन फ्रीडम को पूरी ताकत से अंजाम दे रही है। रूस की सेना पीछे हटने पर मजबूर है। ज़ेलेंस्की ने बाजी पलट दी है। Повернувся з Харківщини, з нашої Харківщини, з районів, які були звільнені. На сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулись вперед на 19 кілометрів. За 5 днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. जिस खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने बड़ा असॉल्ट किया, वहां से रूस की सेना भागने को मजबूर हो गई। खार्किव के 8500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा यूक्रेन का कब्जा हो गया है। खार्किव के 400 बस्तियों पर दोबारा यूक्रेन का झंडा लग गया है। करीब 1.5 लाख लोगों को रूस के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। यूक्रेन के सैनिकों ने दावा किया है कि रूस की सेना खार्किव में उनके खौफ में चूहों की तरह भाग रही है। Своїх людей був навіть від друг, якого поранили, вони його застрелили, щоб просто вбігти. ये उसी खार्किव की आज की तस्वीरें हैं, जहां जंग के शुरुआती दिनों में पुतिन की सेना टूट पड़ी थी। खार्किव के लिए पुतिन की सेना ने किसी भी तरह की रहम दिखाने से इनकार कर दिया था। खार्किव को ज़ेलेंस्की क्यों हर हाल में वापस लेना चाहते थे और पुतिन की सेना हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसका जवाब आपको मैप पर मिल जाएगा। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव से 480 किलोमीटर दूर है, जबकि ये रूस के बॉर्डर से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि खार्किव का डिफेंस ज़ेलेंस्की के लिए कितना बड़ा चैलेंज था और खार्किव पर अटैक रूस के लिए कितना आसान था। खार्किव पर रूस ने एक बार नहीं, बार बार हमला किया। पहले राउंड का युद्ध फरवरी और मार्च में हुआ, दूसरे राउंड का युद्ध जून और जुलाई में हुआ और अब सर्दी शुरू होने से पहले यूक्रेन ने खार्किव पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब खार्किव को खाली करा लिया गया है। Відновити те саме, що тут зараз доповідає голова області і мер. Потрішки щось робиться для людей. Складно. В цілому непросто. खार्किव रीजन में यूक्रेन की सेना को मिली कामयाबी का जायजा लेने के लिए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। भीषण संग्राम के निशान यहां के चप्पे चप्पे में बिखरे पड़े हैं। रूस की सेना के टैंक कबाड़ बने हुए हैं। ना तो उनमें पहले वाली ताकत है और ना ही गोले दागने की ताकत बची है। खार्किव पर दोबारा कब्जे के साथ यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है।
यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कई सैनिक और सैन्य अधिकारियों को भी युद्धबंदी बना रखा है। दुनिया ने यूक्रेन के कई शहरों की तबाही देखी है। ज़ेलेंस्की की फौज पर कमर तोड़ देने वाले हमले देखे हैं। अब दुनिया यहां ज़ेलेंस्की का जज्बा देख रही है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया को सीधा संकेत दिया है कि रूस अब यूक्रेन में उसकी खैर नहीं। ये यूक्रेन के शहर इज्यूम की तस्वीरें हैं। इस शहर में भी यूक्रेन की सेना ने रूस को खदेड़ दिया है। रूस ने खार्किव की तरह ही इज्यूम पर भी जमकर रॉकेट बरसाए थे। रूस की मिसाइलें लगातार इज्यूम में गिरी, मकान तबाह हो गए। इज्यूम का आसमान आग और धुएं के गुबार में काला पड़ गया। अब जब इज्यूम पर दोबारा यूक्रेन का कब्जा हो गया है तो यहाँ जंग के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। Света нет, воды нет, газа нет. Опять эти обстрелы были в начале сентября. Думали, что уже все закончилось. А опять все свистело. Здесь страшно, конечно. दुनिया ने इज्यूम की तबाही देखी है। ज़ेलेंस्की की फौज पर कमर तोड़ देने वाले हमले देखे हैं। अब दुनिया यहाँ ज़ेलेंस्की का जज्बा देख रही है। ज़ेलेंस्की ने यहाँ दौरा कर दुनिया को सीधा संकेत दिया है कि रूस की अब यूक्रेन में खैर नहीं है। Of course, what can I say? I was here and the main thing that not me here, our soldiers here, that is a very important thing. It supports people. I see how people meet them. That is, you know, very sensitive moment. खार्किव रीजन के एक और शहर बालाक्लिया से भी रूसी सेना पीछे हट गई है। हालांकि रूस ने इसे डोनेट्स्क में अपना मोर्चा मजबूत करने वाला कदम बताया है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसके जवाबी हमले से रूस के सैनिक संभल नहीं पाए और अपने हथियार और सामान छोड़ उल्टे पांव भाग गए। करीब 25,000 की आबादी वाले बालाक्लिया पर मार्च से रूसी सैनिकों का कब्जा था। यूक्रेन के सैनिकों ने पिछले हफ्ते उस पर फिर से कब्जा कर लिया। ज़ेलेंस्की ने बालाक्लिया का दौरा कर अपने सैनिकों को सच्चा वीर बताया। Я бажаю кожному і кожній з вас здоров'я, вашим сім'ям. Ще раз дякую, ви абсолютно героїчні люди. Бережіть себе і народ України, і наші діти, ваші онуки ніколи не забудуть. Ну, ви, будь ласка, нікому з цих зрадників і терористів нічого не пробачте. यूक्रेन के इस काउंटर अटैक की असली वजह युद्ध का विंटर इफेक्ट है। यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे सर्दियों की ओर बढ़ेगा, यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ाएगा। इसलिए ज़ेलेंस्की चाहते थे कि युद्ध सर्दियों से पहले खत्म हो जाए। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक का कहना था कि सर्दियों से पहले रूस के साथ युद्ध जीतना होगा। यूक्रेन युद्ध में काफी दिन पहले से विंटर वॉर का अलार्म बजने लगा था। दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही थी कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन को लेकर पुतिन के इरादे ठीक नहीं हैं और खून जमा देने वाली सर्दी में पुतिन यूक्रेन में ऐसी जंग की शुरुआत करेंगे जिससे युद्ध में हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि दावा किया गया कि पुतिन की सेना बड़ी ही खामोशी के साथ यूक्रेन में सर्दी वाले युद्ध का तूफान समेटे हुए थे, जिसे वक्त रहते ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने साफ साफ शब्दों में आगाह कर दिया था। हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम सर्दियों में प्रवेश ना करें। सर्दियों के बाद जब रूसियों के पास पैर जमाने के लिए अधिक समय होगा तो ये निश्चित रूप से अधिक कठिन होगा। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें ये संभावना ना दें। रूस में अब सर्दी चंद महीने दूर है। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, यूक्रेन की स्थिति उतनी ही खराब होती चली जाएगी। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक बार बार बयान दे रहे थे कि यूक्रेन को सर्दियों की शुरुआत से पहले युद्ध जीतना होगा, नहीं तो सर्दियों के मौसम में पुतिन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में अपना पैर जमा लेगी और रूसी सेना को आराम से हमला करने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि अब यूक्रेन की सेना ने खार्किव से लेकर खेरसोन तक आक्रामकता के साथ रूस की सेना को पीछे खदेड़ रही है।
चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं पंजाब के राजपुरा में और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहीं पर अंदर शूटर कपिल पंडित है जिसने सलमान खान को लेकर के बड़े खुलासे किए हैं। आज न्यूज 18 इंडिया पर मैं आपको वो तमाम खुलासे बताऊंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुंबई पुलिस की टीम जो कि राजपुरा तो पहुंच चुकी है, लेकिन किसी भी वक्त इस CIA स्टाफ ऑफिस के बाहर आ सकती है। अंदर टीम जाएगी जहां पर कपिल पंडित से पूछताछ होगी। कपिल पंडित ये वो नाम है जिसको भारत नेपाल सीमा से पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसने कई खुलासे किए। खुलासे करने के बाद आपको बताएं कि जो पहले बांद्रा पुलिस इस पूरे मामले की सलमान खान को धमकी देने के मामले की जांच कर रही थी, अब क्राइम ब्रांच यहीं पर आएगी। इसी CIA स्टाफ ऑफिस में क्राइम ब्रांच की टीम किसी भी वक्त आ सकती है। और ये राजपुरा का पुराना किला, क्योंकि इसमें मूसेवाला केस में इनकी रिमांड कल तक है और ऐसे में अब ये केस काफी ज्यादा अहम हो जाता है। हमने देखा कि जो शूटर्स हैं वो बाकायदा सलमान खान के मुंबई वाले फार्म हाउस पनवेल में जाते हैं, वहां पर रेकी करते हैं, 1.5 महीने का समय गुजारते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती करते हैं। तो अहम जानकारी न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, बड़े खुलासे हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक एक राज उगला गया। उसके बाद मुंबई पुलिस की टीम जो कि पंजाब में मौजूद है, राजपुरा में मौजूद है क्राइम ब्रांच की टीम, लेकिन CIA स्टाफ ऑफिस के बाहर किसी भी वक्त पहुंच सकती है और उसमें जो जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो ये सिद्धू मूसेवाला केस से भी इनका कनेक्शन है। एक बार फिर से नकुल आप तस्वीरें दिखाइए। जो अंदर इस वक्त कपिल पंडित मौजूद है, दरअसल ये वो लीड कर रहा था, ये मुंबई गया था, यही वो शूट था जो लीड कर रहा था और उसके बाद यहाँ पर पूरा खुलासा होता है। तो एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी सलमान खान को मारने के लिए। प्लान बी क्या था और कैसे ये प्लान बी नाकाम हो गया, एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। फार्म हाउस की रेकी हो चुकी थी, रास्ते की रेकी हो चुकी थी, हथियारों का इंतजाम हो चुका था, शूटर ताक में बैठे थे। सलमान खान की जान को बड़ा खतरा था। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर पनवेल तक पहुंच चुके थे। सलमान खान पर हमले की पूरी बिसात बिछ चुकी थी, मोहरे सेट हो चुके थे। यानी ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान को मारने की बहुत बड़ी साजिश थी, जो ऐन वक्त पर नाकाम हो गई। इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ है बिश्नोई गैंग के शूटर के पुलिस के गिरफ्त में पहुंचने के बाद। इस प्लान को लीड कर रहा था गोल्डी बराड़। सलमान खान पर हमले के लिए मुंबई के वाजे इलाके में संतोष जाधव और एक दो और शूटर एक किराए का मकान लेकर रुकने आए थे। चूंकि पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है, तो उसी फार्म हाउस के रास्ते में लॉरेंस के शूटर्स ने बाकायदा रेकी कर ये कमरा किराए पर लिया और करीब 1.5 महीने यहीं रुके। लॉरेंस के इन सभी शूटर्स के पास उस कमरे में सलमान पर अटैक करने में इस्तेमाल होने वाले छोटे हथियार, पिस्टल, कारतूस मौजूद थे। शूटरों ने बाकायदा उस रास्ते की रेकी की थी जिसे सलमान खान अपने फार्म हाउस को जाते थे। फार्म हाउस में जाने के बाद सलमान खान की गाड़ी की स्पीड काफी कम होती थी और सलमान खान जब भी पनवेल के अपने फार्म हाउस आते थे तो उनके साथ ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, सिर्फ उनका PSO शेरा ही मौजूद होता था। संतोष जाधव जब अरेस्ट हुआ था, जो स्पेशल सेल की इनपुट थी उसकी वर्किंग पे, तब भी पता चला था कि उसके कुछ एसोसिएट्स ने रेकी करी है और एक महाकाल था उसका साथी और एक चंद्रवंशी नवनाथ था। तो इनके जो सिंडिकेट के मेंबर हैं, पहले भी इन्होंने अटेम्प्ट करी है जिसमें हमने बताया था कि संपत नेहरा और अंकित भादु जो थे वो मुंबई गए थे। घाटकोपर में संपत तो तकरीबन 1.5-2 महीना रहा, अंकित भादु आ गया था और संपत बाद में मारा गया वो इनकाउंटर में। और जो संपत नेहरा था वो काफी देर रहा और उसके पास वेपन भी थे और वेपन स्पेशली प्रोक्योर करे थे उसने इस चीज के लिए। यही नहीं, शूटरों ने बाकायदा उस सड़क की भी रेकी की जिस सड़क से होते हुए सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस का रास्ता जाता है। उस सड़क पर काफी गड्ढे हैं, तो सलमान खान की गाड़ी की स्पीड फार्म हाउस तक महज 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। लॉरेंस के शूटर्स ने यहाँ तक कि सलमान के फार्म हाउस के सुरक्षा गार्ड तक से सलमान खान का फैन बनकर दोस्ती कर ली थी ताकि सलमान खान के मूवमेंट की तमाम जानकारियां शूटर्स को मिल सके। कपिल पंडित था, सचिन बिश्नोई था और इनका एक और साथी था संतोष जाधव था महाराष्ट्र मॉड्यूल से। तो इन्होंने उसके फार्म हाउस की रेकी करी थी। अपेरेंटली ये भी पता चला है कि गार्ड वगैरह से इनको मूवमेंट वगैरह भी पता चली थी और
इन्होंने देख लिया था कि वहाँ स्पीड वगैरह भी ज़्यादा, शायद रोड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उस एरिया में। तो जब ये सलमान जाता है तो इसके साथ शायद गार्ड भी एक होता है और एक ड्राइवर होता है और स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं होती। शूटरों के मुंबई में होने के दौरान 2 बार सलमान खान अपने फार्म हाउस भी पहुंचे थे, लेकिन लॉरेंस के शूटर हमला करने से चूक गए थे। तो सलमान खान को मारने की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ तो हो ही चुका है, लेकिन आखिर इस हमले या कहें प्लान बी को अंजाम देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, ये आइए अब आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यह था कि सलमान खान के फार्म हाउस के नजदीक शूटर ने किराए पर कमरा ले लिया। मुंबई में शूटर कपिल पंडित सलमान पर हमले के प्लान को लीड कर रहा था और सलमान पर हमले के लिए पनवेल फार्म हाउस के पूरे रास्ते की शूटर ने रेकी तक की थी। पनवेल के नजदीक शूटर करीब 1.5 महीने तक किराए के कमरे में ठहरे हुए थे। इतना ही नहीं, सलमान खान पर हमले के लिए कमरे में हथियार तक रखे गए थे, क्योंकि सलमान की गाड़ी की स्पीड भी शूटर ने पता लगा ली थी। यही नहीं, फार्म हाउस के गार्ड से शूटर की दोस्ती हो गई थी ताकि सलमान से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज की खबर उसे पता रहे। जिस वक्त शूटर पनवेल के पास मौजूद थे, सलमान 2 बार फार्म हाउस आए थे, लेकिन दोनों बार ही गनीमत रही कि शूटर सलमान पर हमले से चूक गए और यही वजह रही कि आगे चल के इस पूरे मामले का 7 समंदर पार से सलमान खान को मारने की ये साजिश रची गई थी। 7 समंदर पार। और यहाँ पर जो कपिल पंडित इस वक्त सीआईए स्टाफ ऑफिस में रिमांड पर है, कल इसकी रिमांड खत्म हो रही है। मुंबई पुलिस की टीम किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। नकुल, आप तस्वीरें दिखाइए, ये वो रास्ता है जहाँ से मुंबई पुलिस की टीम पहुंचेगी। ये सीआईए स्टाफ ऑफिस यहाँ पर अंदर जाएगी और देखिए कि जो कपिल पंडित ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार होने के बाद खुलासे किए, उसके बाद इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच को ये जांच सौंपी गई है और कैसे हर एक छोटी बात पर नजर रहती थी। 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि इसमें शूटर्स की पैनी नजर थी, हर छोटी चीज पर पैनी नजर थी। पनवेल फार्म हाउस तक जाने वाली सड़क पर गड्ढे होने की वजह से सलमान की गाड़ी की स्पीड महज 25 किलोमीटर होती है, इस बात तक का पता शूटर को था। इतना ही नहीं, फार्म हाउस आते वक्त सलमान के साथ ज्यादातर मौकों पर सिर्फ उनका बॉडीगार्ड शेरा ही होता है, इसकी जानकारी भी शूटर को थी। तो ऐसे में हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से पहले जब ये शूटर्स नाकाम होते हैं तो फिर इनको बुला लिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देना है और फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। और अगर बात देश में गोल्डी गैंग के बढ़ते नेटवर्क की करें तो वो भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। पंजाब और राजस्थान से शुरू होने के बाद गोल्डी बराड़ का गैंग अब देश के 9 से ज्यादा प्रदेशों में अपने पैर पसार चुका है। दरअसल सबसे पहले गोल्डी का गैंग पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद वो राजस्थान फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैल गया। इतना ही नहीं, गोल्डी के गैंग से गुर्गे जुड़ते रहे, फिर गैंग उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुआ और वो मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के बाद गैंग ने महाराष्ट्र में पैर पसार लिए। गोल्डी के गैंग से पहाड़ी प्रदेश भी अछूते नहीं है, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड भी गोल्डी गैंग का नेटवर्क फैल चुका है। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। एससीओ समिट की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। समरकंद से न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 3 लोगों के साथ, 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलेंगे। सबसे पहली मुलाकात उनके राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही होने वाली है। आठ चीतों को भारत लाने के लिए नामीबिया पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान बोइंग 747। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारत पहुंचेंगे सभी चीते। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के स्वागत की तैयारियां तेज। दिल्ली की आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली समेत देश में 40 जगहों पर छापेमारी। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। चलाने की ट्रेनिंग दी गई हो। सेना के जवान बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही नहीं, लोगों को ड्रोन के बारे में भी बताया जा रहा है।
ताकि सीमा पार से आने वाले ड्रोन को वो ढेर कर सकें। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है। ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ को गिराने की बात सामने आती रही है। इसीलिए लोगों को ड्रोन कैसा दिखता है और वो कैसे आसमान में उड़ता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। ड्रोन को किस तरह से पहचाना जाए, ये ड्रोन जो है भारतीय सेना ने यहाँ पर लाया है और जो गांव के लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन होते हैं। सेना के जवानों ने लोगों को ड्रोन उड़ाकर भी दिखाया ताकि वो आसानी से उसकी पहचान कर सकें। हालांकि सेना पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को ड्रोन के बारे में बताया गया ताकि दुश्मन किसी भी तरह से घुसपैठ न कर पाए। उधर ताइवान को सबक सिखाने के लिए बेचैन चीन ने रूस के साथ प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना उतार दी। लेकिन चीन की रूस के साथ इस जॉइंट नेवल ड्रिल का मकसद सिर्फ ताइवान को डराना ही नहीं, बल्कि उसका प्लान इससे कहीं बड़ा है और वो प्रशांत महासागर के इलाके पर राज करना। ऐसे में साझा अभ्यास की सामने आई तस्वीरों में प्रशांत महासागर में चीन और रूस के जंगी जहाजों का बेड़ा नीचे समंदर में कूच करता नजर आया, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर भी अपनी ताकत परखते दिखे। पानी में अपनी पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए दोनों के जंगी जहाजों के अंदर तैनात क्रू ने शिप टू शिप कम्युनिकेशन की भी प्रैक्टिस की। चीन और रूस की ये बढ़ती सैन्य करीबी अमेरिका और उसके साथियों को टेंशन देने वाली है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही दोनों देशों ने वोस्तोक नाम की मिलिट्री ड्रिल में भी हिस्सा लिया था और अब प्रशांत महासागर में इस ड्रिल के जरिए चीन और रूस की जोड़ी दुनिया में अमेरिका के दबदबे को टक्कर देना चाहती है। उधर ताइवान को सबक सिखाने के लिए बेचैन चीन ने रूस के साथ प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना उतार दी। लेकिन चीन की रूस के साथ इस जॉइंट नेवल ड्रिल का मकसद सिर्फ ताइवान को डराने नहीं, बल्कि उसका प्लान इससे कहीं बड़ा है। प्रशांत महासागर के इलाके पर वो राज करना चाहता है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन से सबक लेकर ताइवान इंटरनेट का ऐसा इंतजाम कर रहा है जिसका कंट्रोल चीन के हाथ में ना हो। जिस तरह स्टारलिंक के सैटेलाइट से लिया गया इंटरनेट यूक्रेन के लिए जंग में वरदान बन गया था, कुछ उसी तरह की कोशिश अब ताइवान की भी है। क्योंकि ताइवान पर अगर चीन ने हमला किया तो सबसे पहले वो इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद करने की कोशिश करेगा। ताइवान में समुद्र में बिछी तारों से आने वाला इंटरनेट तो चीन हमले से पहले ही बंद कर सकता है। अगर इंटरनेट बंद हो गया तो ताइवान के लिए जंग लड़नी मुश्किल हो जाएगी। न तो ताइवान अपने दोस्तों से मदद मांग पाएगा और न ही किसी को जंग का सूरत हाल बता पाएगा। उल्टा होगा ये कि चीन को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए खुला मैदान मिल जाएगा। वो दुनिया को जो भी बताएगा भरोसा करने के अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। यही ताइवान का सबसे बड़ा डर भी है। इसीलिए ताइवान की सरकार अब यूक्रेन से सबक लेने पर गंभीर है। जैसे यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट ने जंग में अहम भूमिका निभाई, बल्कि केवल जंग लड़ने में नहीं, रूस के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए स्टारलिंक बेहद अहम साबित हुआ। उधर अफगानिस्तान के पंशीर प्रांत में तालिबान के लड़ाकों और एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच फिर लड़ाई छिड़ गई, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए। पिछले साल अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबानी लड़ाकों को इसी इलाके पर कब्जा जमाने में सबसे ज्यादा समय लगा था। और एक बार फिर पंशीर में जंग तेज हो गई। वहां एनआरएफ ने तालिबान के कुछ लड़ाकों को मौत की नींद सुलाने का दावा किया। पंशीर को आजाद कराने में जुटे एनआरएफ के लड़ाकों को तालिबानी लड़ाके भी कड़ी टक्कर देते नजर आए। और यही वजह रही कि यह इलाका एक बार फिर जंग के मैदान में बदल गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जो वहां इस तरह के हालात खड़े हुए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी एनआरएफ पंशीर में लगातार तालिबान को टक्कर देता रहा है और इस बार भी वहां ऐसे ही हालात बने दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में दिखा कि पंशीर की चोटियों पर मौजूद एनआरएफ के लड़ाकों ने तालिबानी लड़ाकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। नीचे की तरफ होने के बावजूद तालिबानी लड़ाके भी एनआरएफ की गोलाबारी से बचते हुए उन पर क्रॉस फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद वहां हालात इस कदर बिगड़े कि पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस इलाके में भीषण जंग छिड़ गई। इस बीच अजरबैजान से जंग के बीच अर्मेनिया में वहां के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया और उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। नागोर्नो कराबाख के मुद्दे पर अर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं एक बार फिर मरने मारने पर उतारू हैं और 3 दिन से लगातार सीमा पर माहौल गरमाया हुआ है। यूक्रेन जंग के बीच शुरू हुई इस नई जंग ने दुनिया में अफरा तफरी मचा दी है, क्योंकि दोनों तरफ के 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जैसे हालात हैं उससे लगता नहीं कि नागोर्नो कराबाख का मुद्दा आसानी से ठंडा होगा। अर्मेनिया के लोग तो शांति के लिए सीज फायर का समर्थन करने वाले अपने ही प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के खिलाफ खड़े हो गए। उनके इस्तीफे की मांग पर रात में ही अर्मेनिया की राजधानी येरेवान में प्रदर्शन शुरू हो गया। वहां की नेशनल असेंबली के सामने इतने लोग इकट्ठा हो गए कि तिनका तक रखने की जगह नहीं बची और चारों तरफ से शोरगुल की आवाज आने लगी। मतलब अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई
वो अजरबैजान के साथ कोई समझौता करके सीमा पर शांति बनाएं तो भी मुसीबत और जंग लड़ें तो भी मुसीबत, क्योंकि आर्मेनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नागोर्नो कराबाख को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग आर्मेनियाई मूल के हैं। 2020 में जब जंग हुई तो समझौते के बाद नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के पास ही रहा, लेकिन ये बात आर्मेनिया के लोगों को मंजूर नहीं थी। माना जा रहा है कि वहां की जनता कहीं न कहीं इसके लिए निकोल पशिन्यान को जिम्मेदार मानती है। सीज फायर के 2 साल बाद जब अजरबैजान ने सीमा पर तांडव किया तो ये बात आर्मेनिया के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। वो चाहते हैं कि आर्मेनिया की सेना अजरबैजान से लड़े और नागोर्नो कराबाख पर कब्जा करे। लेकिन इसी बीच संसद में प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने बोल दिया कि वो सीमा पर शांति के लिए अजरबैजान के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। आर्मेनिया की संसद में 2 घंटे तक चले सवाल जवाब के बाद जब वहां के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया तो नागोर्नो कराबाख पर कब्जे का सपना देखने वाले लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जमीन के जिस टुकड़े के लिए आर्मेनिया के हजारों लोगों की जान गई उसे वहां के प्रधानमंत्री छोड़ने की बात कह रहे हैं। पशिन्यान का तर्क है कि उनका यह फैसला अभी लोगों को गलत लगेगा, लेकिन इससे आर्मेनिया का भविष्य सुरक्षित होगा और खून खराबे से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इससे अजरबैजान को भरोसा हो जाएगा कि नागोर्नो कराबाख पर आर्मेनिया की नजर नहीं है। लेकिन आर्मेनिया में हो रहे प्रदर्शन से जाहिर हो गया कि वहां की जनता अपने पीएम के साथ नहीं है। ये बात 2020 में भी कही जा चुकी है, क्योंकि तब विपक्ष और आर्मेनिया के बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था कि पशिन्यान ने जानबूझकर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया के हाथों से निकलने दिया। 2020 की जंग में 6500 लोगों की मौत हो गई थी और न आर्मेनिया पीछे हट रहा था और न अजरबैजान, जिसके बाद रूस बीच में कूदा और सीज फायर करवाया। लेकिन नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के पास ही रहा और वहां के अलगाववादियों को इलाका छोड़ना पड़ा, जिसके बाद एक बार नहीं बल्कि कई बार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पर उंगली उठी। नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर लोग खुद को आर्मेनिया के करीब मानते हैं, जिसकी वजह है उनका ईसाई समुदाय का होना। आर्मेनिया में ईसाई समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि अजरबैजान में मुस्लिम, यानी धर्म के आधार पर नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर लोग खुद को आर्मेनिया का हिस्सा मानते हैं, लेकिन भौगोलिक तौर पर वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है और इसी आधार पर जमीन का यह हिस्सा अजरबैजान को दिया गया था। लेकिन